Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is COE survey standardized drone image for land survey. तो जो आपका COE सर्वे है उसने स्टैंडर्डाइज किया है ड्रोन इमेज को लैंड सर्वे के लिए, तो हम जानेंगे इसके बारे में. PIB का न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है. Setting world first standard on land survey using a drone, the Ministry of Defense Center of Excellence Satellite and Unmanned Remote Vehicle Initiative (COE) survey has published a draft concept paper prescribing the technical parameter which may serve as a reference standard to estimate the image quality of drone survey output. सेट करते हुए वर्ल्ड का पहला स्टैंडर्ड को लैंड सर्वे के लिए उपयोग करके ड्रोन का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सैटेलाइट एंड अनमैन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव COE सर्वे, उसने पब्लिश किया है एक ड्राफ्ट कॉन्सेप्ट पेपर को जो कि बता रहा है टेक्निकल पैरामीटर के बारे में, जो कि सर्व करेगा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड के तौर पे एस्टिमेट करने के लिए जो इमेज का क्वालिटी होगा ड्रोन सर्वे के आउटपुट के लिए. The draft standard prescribes 19 parameters to evaluate the quality of drone output and 8 extension metric technique to estimate image quality apart from indicating sample benchmarking from literature. और ये जो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है ये प्रिस्क्राइब करता है 19 पैरामीटर को जो इवेलुएट करता है क्वालिटी को ड्रोन आउटपुट का, और 8 एक्सटेंशन मैट्रिक टेक्निक को जो कि एस्टिमेट करता है इमेज के क्वालिटी को, साथ साथ इंडिकेट करता है सैंपल बेंचमार्किंग को लिटरेचर से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाइना फुल्ली सोलर पावर सेमी सैटेलाइट ड्रोन. तो हम जानेंगे जो चाइना का पूरी तरीके से सोलर पावर सेमी सैटेलाइट ड्रोन है इसके बारे में. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. चाइना फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट मेडन टेस्ट फ्लाइट विथ ऑल ऑनबोर्ड सिस्टम फंक्शनिंग ऑप्टिमली. चाइना का जो पहला पूरी तरीके से सोलर पावर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है उसके मेडन टेस्ट फ्लाइट को. सारे ऑनबोर्ड सिस्टम जो थे वो फंक्शनली ऑप्टिमली परफॉर्म किए हैं. फीचर्स क्या है इसके? With a wingspan of 164 feet, a drone is large machine powered entirely by solar panel. The high altitude long endurance UAV can stay airborne for long duration. जो इसका विंग स्पैन है वो 164 फीट का है. ये जो ड्रोन है वो लार्ज मशीन पावर इंटायरली सोलर पैनल की मदद से किया गया है. जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल UAV है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वो एयरबोर्न रह सकता है लंबे ड्यूरेशन के लिए. नेम्ड क्वेनमिंग 50 और मॉर्निंग स्टार 50, this drone flies above 20 km altitude where there is stable airflow with no cloud. This helps this drone to make maximum use of solar equipment to stay functional for extended duration. तो क्वेश्चन डायरेक्ट नाम फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि ये क्या है, वह किस कंट्री का ड्रोन है. तो जो इसका नाम है क्विंजिंग 50 और मॉर्निंग स्टार 50, ये जो ड्रोन है ये फ्लाई करता है आपका 20 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे, जहां पे जो है आपका एयर फ्लो स्टेबल होता है और कोई क्लाउड नहीं होता है. ये मदद करता है इस ड्रोन को कि वो मैक्सिमम यूज करे सोलर इक्विपमेंट का ताकि वो फंक्शनल रह सके लंबे ड्यूरेशन के लिए. ड्रोन कैन ऑपरेट इन नियर स्पेस 20 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, मेकिंग देम कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट सैटेलाइट लाइक फंक्शन. और ड्रोन जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं नियर स्पेस 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के रेडियस में अर्थ के सरफेस में, जो कि इसको कैपेबल बनाता है कैरी करने के लिए सैटेलाइट के जैसे फंक्शन कोई परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्म्स इज फॉर यूज ऑफ रेलवे लैंड. तो जो रेलवे लैंड है उसके उपयोग के लिए जो नियम था उसको आसान किया गया है. क्या किया गया है, क्या है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, हम सब देखेंगे. The government has made it simpler and cheaper for various entities to set up a range of infrastructure on railway land on a long-term lease. गवर्नमेंट ने आसान कर दिया और सस्ता कर दिया है बहुत सारे इंटाइटीज के लिए कि वो सेटअप करे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रेलवे के लाइन पर लंबे समय के लिए लीज पे. Railway land can now be used to set up solar plant, sewage and water treatment facility at ₹1 per square meter per annum for 35 years, and hospital through PPP and school with केंद्रीय विद्यालय संगठन for ₹1 per square meter per annum for up to 60 years. रेलवे का जो लैंड है उसको आप अब उपयोग कर सकते हैं सेट करने के लिए सोलर प्लांट, सीवेज या वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए. ₹1 पड़ेगा पर स्क्वायर मीटर का पर एनम 35 ईयर्स के लिए. जो हॉस्पिटल है PPP मॉडल पे या स्कूल केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये भी आप ₹1 पर स्क्वायर मीटर पे पर एनम अप टू 60 ईयर के लिए वहां पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या? It aims to unlock value in brownfield projects by engaging the private sector, transferring to them revenue right and not ownership in the project, and using the fund generated for infrastructure creation across the country.
जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसका मकसद है अनलॉक करना जो वैल्यू है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का, इंगेज करते हुए प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करके रेवेन्यू राइट को, न कि ओनरशिप को, इस प्रोजेक्ट का यूज किया जाएगा इस फंड को जो जनरेट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से पूरे कंट्री के लिए। पीएम गति शक्ति के बारे में भी हम जान ले। It was launched in 2020. It is a digital platform that connects 16 ministries, including road and highway, railway, shipping, petroleum and gas, power, telecom, shipping and aviation. जो पीएम गति शक्ति है, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। कब लॉन्च किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2020 पे। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट कर रहा है 16 मिनिस्ट्री को, जिसमें कि आपका रोड एंड हाईवे, रेलवे, शिपिंग, पेट्रोलियम, गैस, पावर, टेलीकॉम, एविएशन आते हैं। इट एम्स टू इंश्योर होलिस्टिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसका मकसद है कि इंश्योर किया जाए, एक होलिस्टिक प्लानिंग होना चाहिए एग्जीक्यूट करने के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, ताकि एक ही काम को दोबारा ना करना पड़े। जिससे क्या होगा, कॉस्टिंग कम पड़ता है, समय भी बचता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एनसीडीसी। हम जानेंगे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के बारे में। पीआईबी का न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर हैज लॉन्च 6 न्यू ब्रांचेस of NCDC for disease surveillance in order to prevent control of communicable disease। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर ने लॉन्च किया है 6 नए ब्रांचेस को नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का, डिजीज के सर्विलेंस के लिए, ताकि प्रिवेंट किया जा सके कम्युनिकेबल डिजीज के स्प्रेड को। NCDC was established in July 1963 for research in epidemiology and control of communicable disease and to organize the activity of the Malaria Institute of India। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल था, इसको स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1963 में रिसर्च करने के लिए एपिडेमियोलॉजी और कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर, और रिकॉग्नाइज करने के लिए जो एक्टिविटी है मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। इट ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेन हेल्थ केयर मैन पावर, डज रिसर्च एंड एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेट डिजीज आउटब्रेक। और ये जो है प्रोवाइड करता है ट्रेन हेल्थ केयर मैन पावर को, रिसर्च और एनालिसिस करता है, इन्वेस्टिगेट करता है डिजीज के आउटब्रेक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनसीडी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो जो एनसीडी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसके बारे में हम जानेंगे। रिमेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन इंडोर्स द इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम 2022 टू 2030। जो मेंबर्स कंट्री है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन के, उन्होंने इंडोर्स किया है इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप को, ताकि प्रिवेंट किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को साउथ ईस्ट एशिया में 2022 से 2030 के इसका टारगेट है। इसका जो एक्शन प्लान है वो क्या है, ओरल हेल्थ इन साउथ ईस्ट एशिया 2022 टू 2030। पहला है आपका ओरल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में 2022 से 2030 तक, और सेकंड है आपका एक्शन प्लान इंटीग्रेट करने का पीपल को आई केयर और साउथ ईस्ट एशिया के लिए 2022 से 2030 में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है, हम इसको भी समझेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी आर क्रॉनिक डिजीज दैट टेंड टू बी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो क्रॉनिक डिजीज होता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल या बिहेवियरल फैक्टर का। ये आप देख सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को जैसे फ्लो चार्ट में समझाया गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो इंक्लूड करते हैं सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को, डीएम, डायबिटीज मेलिटिस, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और कैंसर। इसमें होता क्या है, तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी आप देख सकते हैं, ओबेसिटी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा वेजिटेबल और फ्रूट का इंटेक, इसके कारण ब्लड शुगर जो लेवल होता है वो भी अधिक हो जाएगा, अल्कोहल के कंजम्पशन आप देख सकते हैं, टोबैको यूज, ये सारे रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुभाष चंद्र बोस। तो हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। Recently, a statue of Subhash Chandra Bose was unveiled by PM Modi at India Gate, inaugurated along with Kartavya Path that was earlier known as Rajpath। इस टॉपिक को हम लोगों ने पहले भी कंसीडर कर रखा, फिर से न्यूज पे आया तो इसे दोबारा कंसीडर कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो एक स्टैटू था सुभाष चंद्र बोस का, उनको अनवील किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इंडिया गेट पे, इनॉग्रेट किया गया था इसको कर्तव्य पथ के साथ, जिसको कि पहले हम राजपथ के नाम से जानते हैं। अबाउट सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जान ले, ये इंपॉर्टेंट है। इन 1919 बोस वाज सिलेक्टेड टू बी इन इंडियन सिविल सर्विस, हाउएवर रिजाइन एज ही बिलीव्ड ही कुड नॉट साइड विद द ब्रिटिश। 1919 में बोस को सिलेक्ट किया गया था इंडियन सिविल सर्विस के लिए, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि वो ब्रिटिशर्स के साइड नहीं दे सकते। ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय विवेकानंद टीचिंग एंड कंसीडर हिम इज स्पिरिचुअल गुरु। इज पॉलिटिकल गुरु वाज सीआर दास। वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है विवेकानंद के टीचिंग से और कंसीडर करते थे उनको अपने स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे। उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के, वो सीआर दास थे।
During the mid-90s, Bose traveled in Europe. He researched and wrote the first part of his book, The Indian Struggle. अपने मिड 1930 के समय पे बॉस जो थे उन्होंने ट्रेवल किया था यूरोप में और अपने रिसर्च के माध्यम से उन्होंने लिखा था अपना पहला पार्ट को बुक का द इंडियन स्ट्रगल को. Bose took over as the elected president of the Indian National Congress in 1938 हरिपुर सेशन and stood for unqualified self-governance. तो किस सेशन में इनको सिलेक्ट किया गया था, वह ये जीते थे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो बोस ने टुक ओवर किया था इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1938 के सेशन पे. ये सेशन कहां हुआ था, तो हरिपुर पे हुआ था और वो अनक्वालिफाइड स्वराज डिमांड कर रहे थे, सेल्फ गवर्नेंस को. He was re-elected in 1939 Tripuri, but soon resigned from the presidency and formed the All India Forward Bloc, a faction within the Congress that aimed at consolidating the political left. वो फिर से री-इलेक्ट हुए थे 1939 में त्रिपुरी सेशन के दौरान, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंसी से और बनाया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को. तो किसने बनाया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को? सुभाष चंद्र बोस ने. ये एक फैक्शन था कांग्रेस के अंदर का ही, जिसका मकसद था कॉन्सोलिडेट करना पॉलिटिकल लेफ्ट को. कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, इनका जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल आर्मी ऑल्सो नॉन एज आजाद हिंद फौज इन 1943 was revived and was initially formed in 1942 by रास बिहारी बोस. इंडियन नेशनल आर्मी जो को हम जानते हैं, जिसको कि आजाद हिंद फौज के नाम से भी हम जानते हैं, 1943 पे इसको रिवाइव किया गया था. इनिशियली इसको बनाया गया था 1942 पे रास बिहारी बोस के द्वारा. जो असॉल्ट किया गया था आईएनए का, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने कंट्रीब्यूट किया था इन ब्रिटिशर्स को लीव करने के लिए इंडिया को. आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जो आइडिया है इकोनॉमिक प्लानिंग का, उन्होंने स्पॉन्स किया था कॉन्क्रीट इकोनॉमिक प्लानिंग को और शो किया था इस तरीके को. वुमेन इंपावरमेंट की अगर हम बात करें तो जो वुमेन रेजिमेंट था आजाद हिंद फौज का, उसको बनाया गया था, जिसका कमांड जो था कैप्टन लक्ष्मी कर रही थी, जिसको हम रानी झांसी रेजिमेंट भी कहते हैं. स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को देखा गया था. जो आजाद हिंद फौज था ये आपका सिंबल था यूनिटी का, हीरोइज्म के लिए, पीपल के लिए, भारत के. दोनों ही बॉस मोटिवेट कर रहे थे ट्रूप को अपने फाइटली स्पीचेस से. वो उसका फेमस कोट जो था सुभाष चंद्र बोस का, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम. ये कोट किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने. टू कॉमरेट हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एवरी ईयर ऑन 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. और कॉमरेट करते हुए उनके कंट्रीब्यूशन को इंडिया के स्ट्रगल पे इंडिपेंडेंस के दौरान हर एक साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है पूरे कंट्री पे इसको. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बन फ्लडिंग. तो हम जानेंगे अर्बन फ्लडिंग के बारे में. रिसेंटली देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड फ्लड इन इंडिया टेक कैपिटल बेंगलुरु. अभी हाल ही में एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग देखा गया इंडिया के टेक कैपिटल बेंगलुरु पे. अर्बन फ्लडिंग इन एन इनुंडेशन ऑफ लैंड इन ए कंस्ट्रक्टेड सेटिंग पार्टिकुलरली इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. जो अर्बन फ्लडिंग होता है ये आपका इनुंडेशन होता है लैंड का कंस्ट्रक्टेड सेटिंग के कारण, पार्टिकुलरली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया पे. प्रीवियस इस टाइप का जो फ्लडिंग इंसिडेंट जो था आपका कोची, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई में भी देखा गया था. रीजन इसके पीछे क्या है वो समझते हैं. नेचुरल रीजन क्या है? हाई रेनफॉल. एज पर आईएमडी मानसून हैज बिकम फ्रीक्वेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल. जो आईएमडी है उनके अनुसार मानसून जो है वो फ्रीक्वेंट हो गया है और अनप्रेडिक्टेबल हो गया है. स्टॉर्म सर्जेस फॉर कोस्टल सिटी, जो स्टॉर्म सर्ज देखा गया कोस्टल सिटी के लिए, जैसे कि आपका साइक्लोन एम्फन हो गया 2020 का, इसने फ्लड कर दिया था स्ट्रीट ऑफ कोलकाता को. ईस्टर्न इंडिया पे ये जो स्टॉर्म था इसके कारण 98 पीपल की मृत्यु हुई थी और इसके कारण $13.8 बिलियन का नुकसान हुआ था 2020 पे. ग्राउंड वाटर लेवल की अगर हम बात करें तो इन चेन्नई द रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर टेबल अक्रॉस द सिटी आफ्टर रेन बिकम ए चैलेंज फॉर सेवरल बिल्डिंग विद बेसमेंट. और चेन्नई में जो रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर टेबल था अक्रॉस सिटी के रेन के बाद ये एक चैलेंज बन गया था बहुत सारे बिल्डिंग के लिए जिसमें बेसमेंट था. और नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोजेनिक काउस. नेचुरल काउस तो हम समझ गए. तो इनक्रोचमेंट इसमें आता है सबसे पहले. अ लार्ज नंबर ऑफ वेटलैंड दैट सोक अप द रेन वाटर हैज इनक्रोच्ड. Bangalore has 262 lakh in 1960. Now only 10 of them hold water. बहुत सारा नंबर जो था वेटलैंड का जो कि सोक कर लेते थे रेन वाटर को, इसको इंक्रोच कर लिया गया है. बेंगलोर में ही आपका 262 लाख थे 1960 के समय पर. आप समझ सकते हैं ये कितना वाटर को एक्युमुलेट कर सकता था. इन अब सिर्फ 10 बचा हुआ है. तो आप समझिए कहाँ 262 कहाँ 10. रैपिड एंड अनप्लान अर्बनाइजेशन, जो जल्दी जल्दी और अनप्लान अर्बनाइजेशन हुआ. बेंगलुरु पे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वाटर बॉडी के साथ. कुछ प्लेसेस में जो रन ऑफ वाटर है वो फ्लो करते हैं कंस्ट्रक्टेड डेविएशन कैनल पे. कैग ने पाया है जिसके कारण इंक्रीज हुआ है फ्लैट फ्लसेट का चांसेस. डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव, जो डिस्ट्रक्ट किया गया मैंग्रोव को. मुंबई लॉस्ट अबाउट 40% ऑफ इस मैंग्रोव बिटवीन 1995 टू 2005. मुंबई ने लॉस्ट किया 40% इसके मैंग्रोव कवर्स को 1995 से 2005 के दौरान. तो आप समझ सकते होंगे कितना ज्यादा ह्यूज लॉस हुआ है मैंग्रोव कवर पे. पुअर सिविक मैनेजमेंट ऑफ स्टॉर्म वेक्टर ड्रेनेज,
और जो पुअर सिविक मैनेजमेंट है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का। तो जो कैग का रिपोर्ट था लास्ट ईयर का, इसमें बताया गया कि जो बेंगलुरु म्यूनिसिपैलिटी है वो पुअर मैनेज कर रही है। लैक ऑफ डाटा की भी कमी है बहुत जगह। कैग ने पाया है कि जो बेंगलुरु म्यूनिसिपैलिटी है वो नहीं मेंटेन करी है प्रॉपर रिकॉर्ड को स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट फंड का जो कि अलॉट किया जाता है उनको। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की भी कमी है। कैग के रिपोर्ट में नोट किया गया जो कोऑर्डिनेशन है म्यूनिसिपैलिटी और बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर, ड्रेनेज के प्रॉब्लम को लेकर इस मैटर पे अच्छे से उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं हो रहा है। क्या तरीका है जिसके द्वारा मिटिगेट कर सकते हैं अर्बन फ्लडिंग को? तो स्पॉन्ज सिटी मिशन हो गया। जो आइडिया आपका स्पॉन्ज सिटी का कि सिटी को और ज्यादा परमिएबल बनाया जाए ताकि वो होल्ड कर सके और यूज कर सके वाटर को जो उसके ऊपर गिरे। स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम, जो बृहन मुंबई स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम है जिसको हम ब्रिम स्टोवर नाम से भी जानते हैं, ये प्रोजेक्ट ओवरऑल करता है मुंबई के सिटी के ऑल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को, जिसको स्टार्ट किया गया था 2005 के डेल्यूज के दौरान। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एक हो गया आपका स्टेप। वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में उपयोग किया जाता है। ये अर्बन स्टॉर्म वाटर रन ऑफ वाटर वेस्ट वाटर रिसोर्स रेडर को न्यूसेंस और लायबिलिटी क्रिएट करने से रोकता है। बायोस्वेल्स और रेन गार्डर जैसा कि न्यूयॉर्क में यूज किया जाता है। ये लैंडस्केप जो है ये कलेक्ट करते हैं पॉल्यूटेड स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को, सोक करते हैं इसको ग्राउंड पे और फिल्टर करते हैं पॉल्यूशन को। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आवश्यकता है इंक्लूड करने का पब्लिक ओपन स्पेसेस को अर्बन फैब्रिक के लिए, ताकि स्टॉर्म मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा सके जो मदद करेगा हमारे सिटी को ट्रांसफॉर्म करने में वाटर सेंसिटिव सिटी की ओर। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.